Welcome, my dear students, and this is the fourth lecture on economic geography. This lecture I suppose to be the most important part of economic geography. One needs to understand the approach to study economic geography. Studying approaches of any discipline is not a matter of joke. And I suppose this lecture on approaches of economic geography would be beneficial to all the students of geography, be it undergraduate, postgraduate, or those who have opted as optional subject in various competitions. I hope this study will enlighten you and help you to understand the subject matter of economic geography. To begin with, basically economic geography focuses on the study of economic activities. अगर हम उपागमों की बात करें तो उपागमों के पहले हमें यह जानना जरूरी है और ये हम जानते आ रहे हैं हमारे पहले के लेक्चर्स के माध्यम से कि आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रकाश डालता है. The study hovers around location, map, output and interpretation of various patterns of economic activities. मानचित्र में अवस्थिति को दर्शाया जाता है, विभिन्न प्रारूप आर्थिक क्रियाकलापों के प्रारूप को दर्शाया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन जो है यह मुख्य उद्देश्य है आर्थिक भूगोल के अध्ययन का. Also, economic geographer tries to find answer with reference to physical environment. भौतिक पर्यावरण के संबंध में भी आर्थिक क्रियाकलाप का संबंध है और इसके संदर्भ में भी समझने और समझाने का प्रयास आर्थिक भूगोल के भूगोलवेत्ता अच्छी तरीके से करते हैं. An economic geographer basically asks question in relation to economic activities. देखा जाए तो आर्थिक भूगोलवेत्ता निम्न प्रश्नों से संबंध रखते हैं और पूछते हैं और उसका उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करते हैं. पहला है वेयर इज व्हाट, दूसरा है व्हाई इज वेयर इट इज, तीसरा आपका है हाउ इज वेयर इट इज. Thus, economic geography is the study of place, distributing and spatial organization of economic actions across the globe. इस तरीके से अगर देखें तो तीन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है. सबसे पहले है where is what, why is where it is, how is where it is. और इस तरीके से देखा जाए तो आर्थिक भूगोल स्थानों का अध्ययन करता है, वितरणों के बारे में अध्ययन करता है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्शंस जो हैं उनके वितरण, उनके प्रारूप पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है. रीसेंट चेंजेस, आज के युग की जो परिवर्तनें हैं मुख्य रूप से उस पे प्रकाश डालना जरूरी है. तो हम देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन फेजेस, रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन technology, revolution in communication technology, growth of knowledge, goods and feminization, etc. Service-based economy, heavy dependency on interpersonal relationship and trust, intense level of cooperation between many people and so on. तो आर्थिक जो आधुनिक विशेषताएं हैं उसमें मुख्य रूप से ध्रुवीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी जो एक रेवोल्यूशन हुआ वो सूचना से संबंधित तकनीकी ज्ञान में जो रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन हुआ, ज्ञान का विकास, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी और आपसी संबंध और विश्वास पर हेवी डिपेंडेंसी, ये सब जो है रीसेंट चेंजेस इन द मॉडर्न इकोनॉमी में देखा गया. Thus,
न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी सीक्स टू एक्सप्लेन, इस प्रकार से अगर देखें तो नया जो आर्थिक भूगोल है वह निम्न बातों का एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करता है। पहला है अनइवन डेवलपमेंट, दूसरा है इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, तीसरा आपका है एक्सप्लोरेशन ऑफ लिंकेज बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, the relational, social and contextual aspects of economic behavior, especially the importance of facet knowledge, are very important and cannot be ignored. इस प्रकार से आर्थिक भूगोल tries to seek, acknowledge transport cost, importance of knowledge, possible effects of external aspects and endogenous process related to production increase, the actual impact on clustering of related activities in a region rather than the impact of cluster in a region. आधुनिक आर्थिक भूगोल यह एक्नॉलेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मानता है, ज्ञान के इम्पोर्टेंस को भी स्वीकार करता है और जो बाहरी एस्पेक्ट्स हैं उनका प्रभाव आंतरिक प्रोसेसेस में उत्पादन से संबंधित किस प्रकार का प्रभाव है उसके प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास करता है और इसको एक्नॉलेज करता है, मानता है और एक्चुअल इम्पैक्ट जो होता है समूहीकरण करके एक साथ जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है किसी भी क्षेत्र में, इन सब बातों को वो एक्नॉलेज करता है और इसकी अहमियत को मानता भी है। इट सीक्स टू लिमिट फोकस ऑन फर्म्स, कन्फाइन्स टू अ स्मॉलर स्केल, टू द नेचर ऑफ फर्म्स, एक्टिविटीज एंड देयर पोजीशन विद इन द ग्लोब वैल्यू चेन, और अपने को सीमाबंद तरीके से रखता है, फोकस्ड ऑन फर्म्स, छोटे पैमाने में अपने को सीमित करके रखता है। फर्म के एक्टिविटीज, उनका ग्लोबल वैल्यू चेन में कहाँ पोजीशन है इसके बारे में वो खास तौर से फोकस्ड स्टडी करने का प्रयास करता है। 10 इन 2000 बार ब्रिजॉन और गैरनट गैबहर महोदय ने stressed the need to focus on action research approaches and mapping organizational forms and their linkages. Action research वाले उपागमों पर विशेष बल दिया जाने लगा 2001 के बाद, और जितने भी संगठन हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स हैं, तरीके हैं, उनके जो लिंकेजेस है, इनका भी मानचित्रण द्वारा समझाने का प्रयास शुरू हो गया। As a result of digital divide, regions attracts talented workers instead of developing skills at local level. डिजिटल डिवाइड के प्रभाव से प्रदेश जो है आर्थिक कार्य या आर्थिक क्रियाकलाप जिन प्रदेशों में हो रहा, वहां स्किल्ड और टैलेंटेड लोगों को आकर्षित कर रहा है ऐसे क्षेत्र, और आज के दिन में खास तौर से डेवलपिंग स्किल्स एट लोकल लेवल पर कम बल दिया जा रहा है। Though interconnectivity has increased, still the contemporary world is still defined through its widening social and spatial divisions. Social divisions are expressed through new spatial congregation, which illustrates spatial sorting by income, ethnicity, abilities, needs and lifestyles. इंटरकनेक्टिविटी आज के युग में बढ़ा है, पर ये जो बढ़ा है इसके पीछे सामाजिक और स्पेशियल डिविजन्स का रोल अहमियत है, इम्पोर्टेंट है। सोशल डिविजन्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू न्यू स्पेशियल कॉन्ग्रीगेशंस। सोशल डिविजन्स यानी जो समाज से संबंधित जो विभाजन है वह नए तरीके से
समझाने का प्रयास किया जाता है और जा रहा है, जिसमें इनकम है, एथनिसिटी है, आपकी क्षमताएं हैं, आपकी चाहतें, दैट इज नीड्स एंड लाइफस्टाइल्स, इनके माध्यम से सोशल डिविजन्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट सेग्रीगेशन इज एविडेंट by over-representation of women and ethnic minorities in lower-paid service sector jobs. The global economy has witnessed major changes. इस दौरान आप अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर चेंजेस आपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म, internationalism versus globalism, ideological dualism prevails and so on। तो इस प्रकार से आप देखें ग्लोबल इकोनॉमी में विचारों में परिवर्तन हो रहा है, पूंजीवादी का विकास हो रहा है, मार्क्सिज्म कोलैप्स कर रहा है, इंटरनेशनल वर्सेस ग्लोबिज्म, इस तरह की जो ड्युअलिस्टिक सोच है वो बढ़ी है और इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन आपको ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ऐसे परिवेश में आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से किन किन उपागमों का प्रयोग करता है, किन किन उपागमों के माध्यम से विषय का अध्ययन करता है, ये जानना जरूरी है और यह एक गंभीर अध्ययन का विषय है। जनरली अब हम आते हैं कि अप्रोचेस जो है वो है क्या, अप्रोचेस का यूज कहाँ है। लिटरली द वर्ड अप्रोच मीन्स टू कम नियर, हियर इट मीन्स टू कम नियर विथ रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम और स्पीक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक्शंस विथ रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम। अप्रोच का मतलब है पास आना, पर भौगोलिक संदर्भ में स्पेस और टाइम के संदर्भ में हम अप्रोच की बात करते हैं। और अगर और विशेष तरीके से बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में, इकोनॉमिक एक्शंस के संदर्भ में स्पेस और टाइम को दिमाग में रखते हुए हम अध्ययन विषय का करते हैं, एंड दैट इज अप्रोच। द वे टू स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रिलेशन टू 3 बेसिक क्वेश्चंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं वो मुख्य रूप से 3 आधारभूत प्रश्नों पर आधारित है। पहले भी मैंने बताया और अभी भी हम इन 3 प्रश्नों के बारे में बताते हैं। वो है वेयर इज व्हाट, व्हाई इज वेयर इट इज, हाउ इज वेयर इट इज, और इसी को हम अप्रोच के नाम की संज्ञा देते हैं। कॉमन अप्रोचेस ज्योग्राफी में जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक है परंपरागत उपागम और दूसरा है आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम में हम सिस्टमेटिक, रीजनल और प्रिंसिपल्स अप्रोच को लेते हैं, क्रमबद्ध, प्रादेशिक और सैद्धांतिक। मॉडर्न अप्रोच में हम लोकेशनल अप्रोच, सिस्टम्स एनालिसिस अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस को रखते हैं। पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो कॉमन अप्रोचेस हैं इनको हमने 2-3 वर्गों में रखा है। और पहला जनरल कैटेगरी अप्रोच। जनरल कैटेगरी अप्रोच में आइडियोग्राफिक अप्रोच और मोनोथेटिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक अप्रोच और मोनोथेटिक अप्रोच में अंतर है और खास तौर से 1950 के बाद से हम मोनोथेटिक अप्रोचेस की ओर बढ़े हैं। इसके पहले आइडियोग्राफिक अप्रोचेस के आधार पर ही हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते थे। दूसरा आपका आता है कॉमन कैटेगरी यानी ट्रेडिशनल अप्रोचेस। उसमें है कमोडिटी अप्रोच, रीजनल अप्रोच और प्रिंसिपल्स अप्रोच। कमोडिटी अप्रोच को ही हम सिस्टम स्टडी या सिस्टमेटिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। कॉमन कैटेगरी में दूसरा वर्ग जो आता है वो है फिलोसॉफिकल अप्रोचेस, जिसमें पॉजिटिविज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है और ह्यूमनिज्म है। और तीसरा कॉमन कैटेगरी में आता है मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें सिस्टम्स अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। तो ये सारे मुख्य रूप से अप्रोचेस हैं जिनके माध्यम से हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले आपने देखा कि आइडियोग्राफिक उपागम के बारे में हमने बताया। ये एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि आइडियोग्राफिक उपागम है क्या। तो इस चित्र में आप देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफिक प्रॉब्लम को हम सामने रखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी डायरेक्ट अप्रोच का यूज करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का, फिर उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तरीका जो है इसको हम बोलते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है 1950 के दशक में तक प्रचलित था और इसको हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के नाम से जानते हैं और इसी कैटेगरी को हम आइडियोग्राफिक अप्रोच बोलते हैं। आइडियोग्राफिक शब्द जो है वो ग्रीक आइडियोस शब्द से लिया गया, विच मीन्स प्राइवेट और ओन। इस उपागम में हम मुख्य रूप से इंडिविजुअल एरिया ऑफ स्टडी पर फोकस करते हैं और उस क्षेत्र की जो यूनिकनेस है उसके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। दिस अप्रोच डज नॉट सीक टू फॉर्मुलेट लॉज और जनरलाइज रिजल्ट्स टू अदर। इस उपागम के माध्यम से सिद्धांत और सामान्यीकरण की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। दिस अप्रोच इग्नोर्स द एक्सप्लेनेटरी पार्ट। विश्लेषण करने का जो पार्ट है वह इस अप्रोच में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, this approach does not try to explain the impact of socio-economic political factors, processes and also human decisions on the location and development of a particular type of economic activity in a place. यह एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इसलिए वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों का प्रभाव के बारे में नहीं बताती है, प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बताती है और लोकेशन से संबंधित जो ह्यूमन डिसीजंस है उनके बारे में भी नहीं बताती है। Thus, it is a complete in-depth understanding of a single case. कोई भी सिंगल केस का गहराई से समझने का प्रयास इस उपागम से होता है। सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये इस उपागम में हम क्रमबद्ध तरीके से विवरण करते हैं। इंडक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन होता है। ट्राई टू अनकवर अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ नैरोअर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। विषय छोटा होता है पर गहराई से अध्ययन करने का प्रयास इस उपागम के माध्यम से किया जाता है। अब दूसरा उपागम जो है उसको हम बोलते हैं मोनोथेटिक अप्रोच। मोनोथेटिक अप्रोच को हम इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखिए ज्योग्राफिक प्रॉब्लम्स है। ज्योग्राफिक प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकल तरीके से मैनिपुलेशन होता है, मैथमेटिकल कंक्लूजन्स होता है और कंक्लूजन्स होके जो हमारे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स है उसके समाधान होते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो फ्लो डायग्राम है ये खास तौर से मोनोथेटिक अप्रोच के जो फंक्शन है, फंक्शनल पार्ट है, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया। मोनोथेटिक अप्रोच जो 1960 के बाद जब मात्रात्मक क्रांति भूगोल में आई उसके बाद से यह शुरू हुआ। There was a shift from description to empirical studies. The term monothetic comes from Greek word, उसका है monos, meaning law. इस प्रकार से देखा जाए तो इस उपागम के माध्यम से हम नियमों को इस्टेब्लिश करते हैं, सामान्यीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे सब लोग बड़े पैमाने में सोशल पैटर्न को समझें, बड़े पैमाने में सामाजिक आर्थिक पैटर्न को समझें और इसलिए इसे हम थ्योरेटिकल मॉडल्स सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ये उपागम खास तौर से एम्फेसाइज करता है डिडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। यह उपागम पॉजिटिविस्ट अप्रोच को एडॉप्ट करता है। रेलिवेंट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, यानी परिकल्पनाएं बनती हैं और उसका परीक्षण होता है। मीनिंगफुल सांख्यिकी विधियों के माध्यम से रिलेशनशिप जाना जाता है और हम फिर आगे सामान्यकरण की ओर बढ़ते हैं। Major drawback is that a few selected facts that operate as a theory cannot be used for generalization in true sense. एक मेजर जो ड्रॉबैक है कि हम जनरल थ्योरी जो बनाते हैं, जनरल थ्योरी में हम सिलेक्टेड फैक्ट्स को लेते हुए सामान्यकरण की ओर बढ़ते हैं, पर जनरल फैक्ट अगर हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं और वो भी सिलेक्टेड फैक्ट्स के सहारे करते हैं तो वो उचित नहीं है और सही मायने में फिर हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व के प्रदेश, विश्व में जो भी क्षेत्र है, सब के अलग अलग अपने रीजनल स्पेशलाइजेशंस हैं, रीजनल एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यह एक मेजर ड्रॉबैक के रूप में आता है। अब हम आपको प्रकाश डालते हैं परंपरागत उपागम पर। परंपरागत उपागम में खास तौर से सबसे पहला आपका है कमोडिटी और टॉपिकल अप्रोच, टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और ह्यूमन ऑक्यूपेशन। इस तरीके से जो कमोडिटी अप्रोच है या सिस्टमेटिक अप्रोच है, इट फोकसेस ऑन द होल सीक्वेंस ऑफ देयर डेवलपमेंट और यह वेरी पॉपुलर अप्रोच के रूप में बना रहा। दूसरा परंपरागत उपागम के तहत आता है प्रादेशिक उपागम। द टर्म रीजन इज वेरी पॉपुलर इन ज्योग्राफिक स्टडीज। भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश शब्द का अध्ययन या प्रदेश शब्द काफी लोकप्रिय और प्रचलित है। इट refers to a suitable areal unit, be it climate region, industrial region, agricultural region and so on. प्रदेश आर्थिक दृष्टि से जलवायु प्रदेश के अलावा औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रदेश कुछ भी हो सकता है। In order to study the level of development, अगर हमें विकास के लेवल को अंडरस्टैंड करना है किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रदेश में विकास की प्रक्रिया या विकास की चरण का अध्ययन करना है, तो यह रीजनल अप्रोच एक पॉपुलर अप्रोच के रूप में हमारे सामने है। Several economic geographers have used this approach of study because it gives a better knowledge of a region, better understanding of a region, helps us to know the existing relationship between different units of a region as a whole. अगर हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, यह एक पॉपुलर है और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इसका अच्छी तरीके से प्रयोग किया। उसके पीछे निम्न कारण है। पहला, क्षेत्र के बारे में सही ज्ञान और बेटर नॉलेज प्राप्त होता है। वही क्षेत्र या रीजन के अंडरस्टैंड समझने में बेटर तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद उसी प्रदेश में जो संबंध है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम सही तरीके से समझ सकते हैं। तो एज अ होल इट इज अ वेरी पॉपुलर अप्रोच। तीसरा परंपरागत उपागम हमारे सामने आता है, उसका नाम है प्रिंसिपल्स अप्रोच। इन एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वर्क। कोई भी मनुष्य के क्रियाकलाप में कुछ आधारभूत नियम होते हैं और वह कार्यरत हैं। इन फैक्ट दे प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन टू स्टडी। एट लीस्ट 4 प्रिंसिपल्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। 4 प्रमुख हमारे सामने प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ जियोनॉमिक रिलेशनशिप, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोकेशन, तीसरा हमारे सामने है प्रिंसिपल ऑफ रीजनल स्पेशलाइजेशन और चौथा हमारे सामने है प्रिंसिपल ऑफ जियोनॉमिक सक्सेशन। Economic regions are based on certain fundamental principles. So is the case with extraction of minerals,
localization of industries, or exchange of commodities. Here, principles approach stress that need to understand the aforesaid principle on economic activities, production and so on. आर्थिक प्रदेशों में या आर्थिक प्रदेश मुख्य रूप से कुछ आधारभूत नियमों पर आधारित है और यह चीज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए भी है, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए भी लागू होता है और कमोडिटीज का जो विनिमय करते हैं उसमें भी लागू है। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल्स अप्रोच खास तौर से बल देता है कि हम इस चीज को समझें कि प्रिंसिपल्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शंस एंड सो ऑन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल अप्रोच ये बल देता है कि हमें जितने भी सिद्धांत हैं, इसके पहले मैंने 4 जो सिद्धांत बताए हैं, उनका प्रभाव हमारे आर्थिक क्रियाकलाप पे, उत्पादन पे और इसी तरीके के संबंधित एक्शंस पर है और किस तरीके का है, इस पर बल देता है। नेक्स्ट आपका आता है फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच मेनली 1990 ऑनवर्ड्स शुरू हुआ जब रिसर्चर्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मेजर अप्रोचेस, पॉजिटिविज्म, फिर उसके बाद है स्ट्रक्चरलिज्म और तीसरा है आपका ह्यूमनिज्म। पॉजिटिविज्म क्या है? वो है कि इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड टू इंटरप्रेट। कोई भी चीज को हम जब इंटरप्रेट करते हैं उसका आधार हमारा वैज्ञानिक होना चाहिए। एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड इश्यूज। कुछ भी मुद्दे हैं उनको वैज्ञानिक विधि से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और एम्पिरिकली वेरीफाई भी करिए। यूज ऑफ कॉमनली एग्रीड अपॉन एविडेंसेस थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ एनालिटिक रिजल्ट्स। विश्लेषणात्मक तरीके से एविडेंसेस को समझिए और समझाने का प्रयास करिए, परिकल्पना का परीक्षण करिए और एम्पिरिकल जनरलाइजेशन करिए जिससे चीजों को सरल तरीके से समझा जा सके। दूसरा आपका है फिलोसॉफिकल अप्रोच में मैंने पहले भी बताया, एंड दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। According to this approach, what we see in the world does not reveal the cause of what we see. जो हमें एक्चुअली दिखता है वो असली कारण नहीं है, दिखने के पीछे कुछ और कारण है। It believes that the structure of the economy cannot be directly observed. यह मानता है कि किसी भी इकोनॉमी की जो संरचना है वो हम प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। One needs to develop ideas and theories in order to understand. अगर हमें समझना है तो हमें आइडियाज और थियरीज का विकास करना पड़ेगा। For better understanding, discussion and debate are better options. और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए परिचर्चाएं जरूरी हैं, डिस्कशन जरूरी हैं और तभी हम सही मायने में सही तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को समझ सकते हैं। और तीसरा उपागम जो आपको बताया फिलोसॉफिकल, एंड दैट इज ह्यूमनिज्म। दिस अप्रोच क्रिटिसाइजेस पॉजिटिविज्म। वन शुड नॉट व्यू पीपल एज रेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल्स टू स्पेशल एंड स्ट्रक्चरल फोर्सेस। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न अप्रोचेस। इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी 3 मोस्ट कॉमन मॉडर्न अप्रोचेस आर सिस्टम्स एनालिसिस, बिहेवियरल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तंत्र विश्लेषण उपागम। तंत्र विश्लेषण उपागम में ये है कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स सो रिलेटेड टुगेदर दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स होल। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे तंत्र एक कॉम्प्लेक्स होल के रूप में हमारे सामने कार्यरत है। The whole economy can be regarded as a set of interlocking parts and systems. पूरे होल इकोनॉमी जो हमारा है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके भीतर छोटे छोटे सब सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं।
An economic system can be consist of subsystem, जैसे छोटे छोटे सबसिस्टम्स में हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में उदाहरण के तौर पे हम बताने का प्रयास करेंगे, जैसे लैंड यूज सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात तंत्र है, उत्पादन तंत्र है, विनिमय तंत्र है, एंड सो ऑन। बिहेवियरल अप्रोच में मुख्य रूप से हमारे जो है बिहेवियर से रिलेटेड है और ये बिहेवियरल साइंस से इस विधि को हम लोगों ने अपनाया। इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिस इज अ कॉमन एंड पॉपुलर अप्रोच। इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स study overall results of economically oriented behavior as they appear on the landscape. इकोनॉमिक जोग्राफर्स खास तौर से स्टडी करने का प्रयास करते हैं टोटल इकोनॉमिकल ओरिएंटेड बिहेवियर संबंधित जो भी रिजल्ट्स हैं ओवर द इकोनॉमिक लैंडस्केप, उसका वो अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम निम्न डिसीजंस लेते हैं। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस, समस्या को दूर करने के लिए। बिहेवियर रिलेटेड डिसीजंस, हमारे जो बिहेवियर्स हैं जैसे श्रमिकों का बिहेवियर, एंटरप्रेन्योर्स का बिहेवियर इत्यादि इत्यादि। लोकेशन रिलेटेड डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, संस्था जो डिसीजंस लेती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिसीजन रिलेटेड टू फीजिबल ऑप्टिमाइजेशन गोल्स एंड सो ऑन। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, समस्या से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, अवस्थिति से संबंधित, संस्था से संबंधित, लाभ से संबंधित, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गोल्स से संबंधित इत्यादि। इसका हम बिहेवियरल अप्रोच में अध्ययन करते हैं। 10 इस प्रकार से बिहेवियरल अप्रोच एम्स टू पुट इन मोर रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग फैसेट्स इनटू लोकेशनल थियरीज। इस प्रकार से देखा जाए तो व्यवहार परक उपागम जो है वो सही मायने में रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। यह पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉन मार्टिन इन 2003। In order to understand economic landscape, its evolution and form, one need to focus on the understanding of social institutions. इस उपागम को समझने के लिए, इकोनॉमिक लैंडस्केप को या भूदृश्य को समझने के लिए हमें सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज basically depends upon social institutions which shape the activities. अगर आप देखें तो जितनी भी आर्थिक क्रियाकलापें हैं वो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस से ही शेप्ड हैं और उनके गाइडेंस में ही हो रही हैं। In modern times, complex factors can be understood if we correlate social, economic and political factors. आधुनिक युग में या पोस्ट मॉडर्न काल में अगर हम जटिल कारकों को समझने का प्रयास करें तो उसमें हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को जोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट दैट सिंपल। आर्थिक क्रियाकलाप इतना सरल नहीं है जो पहले था। द रोल ऑफ द सिस्टम्स बी इट फॉर्मल और इनफॉर्मल कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो फॉर्मल तंत्र हो चाहे वो इनफॉर्मल तंत्र हो, इनकी अहमियत को हम इग्नोर या नजरअंदाज नहीं कर सकते। इकोनॉमिक लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट प्रिवेल इन द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। आर्थिक भूदृश्य जो है वो संस्थाओं से या संस्थाओं के कारण हमें आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलता है और ये संस्थाएं हमारे समाज में हैं और इनका परिणाम जो है वो आर्थिक भूदृश्य के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फिनोमेना है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है। इट डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर
कल्चरल शिफ्ट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इसका विकास इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक भूगोल में सांस्कृतिक जो क्रियाकलापें हैं, संस्कृति का प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापों में देखने को मिलता है, और इसी वजह से पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के रूप में इसे समझा जाता है, क्योंकि इट फोकसेस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इट फोकसेस ऑन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इट फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी, it focuses on institutional embeddedness, it focuses on historical lock-in for better understanding how development takes place in a region। क्योंकि मुख्य रूप से यह संस्थाओं को लेके चलता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, साथ ही तकनीकी टेक्नोलॉजी को लेके चलता है, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए चलता है, इंस्टीट्यूशनल जो एक्शंस है उसको लेके चलता है, संस्कृति को लेके चलता है, और तभी हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हुआ। तो कंक्लूजन अगर हम करते हैं उपागम के अध्ययन पे, तो वी फाइंड दैट दस देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक भूगोल का अध्ययन और समझने के विभिन्न अप्रोचेस हैं। अर्ली अप्रोचेस वर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड आंसरिंग थ्री बेसिक क्वेश्चंस, वेयर इज व्हाट, वेयर इज व्हाई इट इज एंड हाउ इज वेयर इट इज। Advancement in technology, changes in perception, changes in activities, new focus was basically on services which changed the direction of study। आधुनिक युग में खास तौर से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारे सोच में जो चेंजेस आई, हमारे क्रियाकलाप में चेंजेस आई, और फोकस जो है एक्टिविटीज का वो सर्विसेज पर है खास तौर से, तो इन सारे चेंजेस जो है डायरेक्ट हमारे अध्ययन में आई। प्राचीन काल में या एंशिएंट पीरियड में अर्ली अप्रोचेस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव थी और तीन क्वेश्चंस पर बेसिक रूप से बल देती थी, दैट इज वेयर इज व्हाट, वेयर इज वेयर इट इज एंड हाउ इज वेयर इट इज। पर आज के युग में टेक्नोलॉजी, परसेप्शन, एक्टिविटीज, सर्विसेज, इन सब चीजों ने हमारे अध्ययन की दिशा को बदल दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल सिनेरियो और बदला, और बेसिक ट्रेंड्स हमें जो देखने को मिलते हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले द्वैवादता पूंजीवादी और मार्क्सिज्म में है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर में, डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपिंग वर्सेस अंडर डेवलपमेंट, मैकेनाइजेशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप, नीड वर्सेस ग्रीड। तो ये सब बेसिक ट्रेंड्स हमें देखने को मिलती हैं। नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ग्लोबलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म, और लिस्ट जो है वो एंडलेस है और एग्जॉस्टिव है। इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट सच कंडीशंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स have changed their perception and started to approach the subject matter with reference to modern and postmodern events। इस प्रकार से हमारे आर्थिक भूगोलवेत्ता ने अपनी सोच को बदला, अपने अध्ययन के विधि को बदला, और इसमें मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इवेंट्स को समझते हुए अध्ययन करने लगे। तो आज हमने आपको विस्तार से इकोनॉमिक ज्योग्राफी के उपागम के बारे में बताया, एंड होप you all have benefited, and I think this will help you in the long run. Thank you once again for listening to this lecture. Thank you once again.